हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है दैट मस्ट बी ऑन गोइंग, राइट? वेदर इट इज़ अबाउट 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन और इट इज़ अबाउट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, इट मस्ट कीप गोइंग, राइट? So be very focused in your learning, keep growing, learning and moving ahead goes all together. तो ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चल रहा है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रीसीडिंग लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया गया है किसके लिए होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? प्रॉफिट मेकिंग फर्म और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट पर्पस से बिजनेस करने वाली फर्म कौन से अकाउंट्स बनाती है, और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव वाली फर्म मतलब सर्विस मोटिव वाली फर्म कौन से अकाउंट बनाती है, ये सब आपने समझा है। उनके फॉर्मेट क्या होते हैं ये सब आपने समझा है, और उन फॉर्मेट्स का इम्प्लीमेंटेशन न्यूमेरिकल में कैसे होगा वो अब आप समझेंगे इस लेक्चर में। सवाल आपके सामने ये पूरा रखा है। मैं उन रूल को रिवाइज नहीं करने वाला हूँ केवल बोलकर या लिखकर, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूम पड़े अच्छे से तो पहले उसको आप ढंग से करिए, फिर इसके बाद इसको करिए, ठीक है? तो उसमें सारी चीज़ें पहले ही प्री डिस्कस्ड हैं। शॉर्ट में अगर मुझे बोलना है तो केवल इतना है कि इनकम एक्सपेंडिचर जब हम बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम आते हैं, राइट? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हम वो केवल करंट ईयर के दिखाते हैं, पिछले साल के अगले साल के नहीं दिखाते हैं, नेक्स्ट ईयर के और प्रीसीडिंग ईयर्स के प्रीवियस ईयर के नहीं दिखाते हैं, केवल करंट ईयर के दिखाते हैं। ऐसा करने के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट भी होती है तो हमें डील करनी होती है। लाइक अगर एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है तो माइनस करना पड़ता है, करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ता है। ऐसा ही प्रीपेड के लिए होता है। प्रीपेड में करंट ईयर में कुछ एडवांस है, प्रीपेड है, वो लेस होगा, और प्रीवियस ईयर का कुछ प्रीपेड है तो वो आपका जो है ऐड होगा। करंट ईयर का प्रीपेड लेस, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड, ये रूल है। इनकम के लिए भी यही होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल देखो, सीखो सीधे यार, अब बहुत हो गई बात। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, और मोस्ट कंटेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, जिसको यूज करके पूरा एक सवाल जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके क्लोजिंग बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचेंगे हम सीखेंगे। हमारे पास रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो सवाल में इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट इज ऑन 31 दिसंबर 2014। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिस्कस किया करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के बारे में, उसको ढंग से सुने कि वो होते क्या हैं। जिस साल में, इसको मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूँ, करंट ईयर वो होता है जिस साल के लिए एंड में आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो जिसमें 31 दिसंबर 2014, दिसंबर 2014 एंड होने वाले ईयर में अगर आप बना रहे हो तो ये कैलेंडर ईयर है। जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक की इंफॉर्मेशन इसमें है, काउंट की जाएगी। अगर वो 31 मार्च 2014 को बनाते तो वो फाइनेंशियल ईयर होता, अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो वो कोई सा भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको अपने आप को समझाना है, समझना है। तो ये दिसंबर को एंड होने वाले ईयर की है, तो करंट ईयर मेरा 1 जनवरी 14 से दिसंबर 14 तक का हो गया, और प्रीवियस ईयर मेरा आपका जो है 31 दिसंबर 13 तक का हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर मेरा अगले साल जो है 31 दिसंबर 14 तक का हो जाएगा, राइट? तो ये कहानी इसमें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर मेरा 15 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1/1/15 से, है ना? और ये 1/1/13 से, ये बहुत जरूरी है सबसे पहली बात। तो मुझे जो अकाउंट बनाना है वो कौन से ईयर के लिए बनाना है? इस ईयर के लिए बनाना है, राइट? देखिएगा, अब आगे मेरे पास रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट है,
क्वेश्चन में गिवन है वो, और ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि यूजुअली इनकी रिसिप्ट होती हैं और पेमेंट्स होते हैं किसी भी क्लब के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ये कोई क्लब होगा जिसमें सब्सक्रिप्शन चंदे वगैरह से काम चल रहा है, एंट्रेंस करने की फीस मिल रही है, लाइफ टाइम मेंबरशिप का कोई फीस ले रहा है या फिर सब्सक्रिप्शन दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है, ये सब है। और पेमेंट में भी ये सारी चीज़ें हैं। रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, वेजेस ऑफ ग्राउंड्स मैन, ओके, बाय बैट बॉल एटसेट्रा, बाय पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो गया। ये जनवरी 14 में हमारे पास बैलेंस है सब्सक्रिप्शन ड्यू वगैरह के, और वो दिसंबर 14 में। ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में फीड किए जाएंगे। इससे हम एक काम कर सकते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है तो हम सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा देते हैं कि ये हमें डील करनी है उस पर। जब हम कर रहे होंगे सवाल, टिक का मतलब पूरा सर्किल मैंने कर दिया, राइट। और या फिर आप सिंपल एक टिक यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट। तो एक एडजस्टमेंट मेरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्स इन एडवांस में 2 हैं, तो 1 और 2 टिक लगा देता हूँ मैं, जिससे मुझे याद रहेगा कि 2 एडजस्टमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट मुझे करनी है। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो मैं सैलरीज पे टिक लगाऊंगा इधर, राइट। 1 टिक लगा दिया मैंने। और सैलरीज में प्रीपेड भी मेरे पास है, तो 2 एडजस्टमेंट है यहाँ पर, तो 2 टिक मैंने लगा दिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट है, ऊपर मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बाकी सेपरेटली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट पे ही मैं टिक लगा देता हूँ, राइट। जिस एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऊपर होती है रिसीजन पेमेंट अकाउंट में, हम उसमें टिक लगाते हैं, और जिस एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम ऊपर रिसीजन पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है, उस एडजस्टमेंट पर ही हम टिक लगा लेते हैं, राइट। ये नियम है, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए। बिल्डिंग भी ऊपर हमारे पास शायद नहीं है, तो इस एडजस्टमेंट पर भी हम टिक लगा देते हैं। अब देखिए कैसे इंफॉर्मेशन आप यूज करेंगे। तो मुझे मालूम है कि मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये मेरा करंट ईयर है, 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014। तो इस साल की स्टार्टिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ये बैलेंसेस जो जनवरी 2014 में दिए हैं वो जनवरी 2014 के नाम से भी दिए जा सकते हैं, या फिर दिसंबर 2013 के नाम से भी दिए जा सकते हैं। दोनों का मतलब एक होता है। जो भी इंफॉर्मेशन दिसंबर 2014 में है वही अगले साल की 1 तारीख को है। तो दीज ऑल आर द ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट आप पिछले साल के एंड में बना सकते हो या इस साल के स्टार्टिंग में बना सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, राइट। तो अभी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस शीट ये मैं बनाऊंगा 1/1/14 को, राइट। ये हमारा जो तरीका होता है इसमें हम तीनों चीज़ें एक साथ बनाते हैं, राइट। और तीनों चीज़ें एक साथ बनाने का मतलब होता है कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉजिक होता है कि हम उसमें फॉर द ईयर एंडेड वर्ड यूज करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014, इस तरीके से लिखते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट का इंफॉर्मेशन इसके नीचे लिखना, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस को यूज करने की कोशिश में बगल में लिख दिया मैंने, राइट। तो अब इसके बाद में मुझे क्या चाहिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिएगी, राइट। तो वो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ बना देता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरी होगी वो कब होगी, एज ऑन 31 दिसंबर 2014 होगी। क्लियर। अब देखिए इंफॉर्मेशन को कैसे हम पिक करेंगे और फिर फीड करेंगे। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है, हमेशा मैंने ये सिखाया आपको, जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है मोस्ट पॉसिबल वही सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है। ओपनिंग बैलेंस रिसीजन पेमेंट में मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, वो मैं आपका जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में लिख दूंगा। कितने का लिख दूं, 750 का। फिर इसके बाद ये सब्सक्रिप्शन है 6400 का, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर में बाय साइड में आती है, ये मैंने लिख दिया 6400। इस पे 2 टिक लगे हुए हैं, तो मैं देखता हूं कि 2 टिक लगे हैं, इसका मतलब 2 एडजस्टमेंट है। उन 2 एडजस्टमेंट को मैं देखूंगा।
फॉलो करूंगा। तो 1 जनवरी 2014 को सब्सक्रिप्शन ड्यू है 300 रुपये का। इसका मतलब हुआ इस साल के स्टार्टिंग में है ये, मतलब ये आउटस्टैंडिंग मेरा जो 300 रुपीज़ है ये प्रीवियस ईयर का है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर मुझे माइनस करना होता है, राइट। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, राइट, दैट इज फॉर 300 रुपीज़। इसको मैं इसमें से डिडक्ट कर दूँ तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 6100। फिर इसके बाद देखिए जो करंट ईयर के एंड में है अमाउंट, वो मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मुझे ऐड करना होता है, तो मैं लिख देता हूँ कितने रुपए का है ये, 500 रुपीज़, राइट। अभी ये अमाउंट हो जाता है 6600 रुपीज़। अभी ये एक एडजस्टमेंट मैंने फॉलो कर ली, ठीक है। अभी मैं सेकंड एडजस्टमेंट और देखता हूँ क्योंकि 2 टिक थे ना वहाँ पे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल के स्टार्टिंग में जो 400 रुपये है, इस साल के स्टार्टिंग में जो 400 रुपये है, तो ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। तो प्रीपेड प्रीवियस ईयर को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रीपेड प्रीवियस ईयर या फिर एडवांस प्रीवियस ईयर, बात एक ही है। तो दैट इज 400 रुपीज़। इसको ऐड करके कितना हो गया ये अभी, 7000 रुपीज़, ठीक है। अभी इसमें से मैं लेस करता हूँ प्रीपेड करंट ईयर। इस साल के एंड में जो एडवांस मेरे को मिला है 350 रुपये, वो मैं लेस कर देता हूँ। तो मेरा प्रीपेड करंट ईयर कितना आ गया जो मुझे लेस करना है, दैट इज, अभी इस पूरे को डील करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी रिटन इन द कॉलम ऑफ अमाउंट एंड आंसर इज टू कम इन दिस 6650। ओके, नाउ अभी इन बैलेंसेस को भी हाल के हाल पोस्ट करते चलो। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लियर। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, वो एसेट्स में आती है। कितने रुपए का है ये, 300 रुपीज़ का। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है वो, 500 रुपीज़ का है, क्लियर। अब इसके बाद में आप देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। प्रीपेड प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएंगे। और प्रीपेड का मतलब लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड में जाएंगे। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है और आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स होती है, राइट। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। तो मैंने अभी क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्रीपेड प्रीवियस ईयर, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देता हूँ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है, 400 का है। और करंट ईयर का प्रीपेड कितना है, 350 का। वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखूंगा मैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 350। इट्स ओके अप टू दिस पॉइंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो भी है मैं फाइनली फीड कर देता हूँ। मैं वेट नहीं करता कि मेरा आंसर इस बैलेंस शीट का आ जाए फिर मैं वेट करूंगा या इनकम एक्सपेंडिचर का आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। इसके पीछे सिंपल सी फिलॉसफी ये है कि अभी आप जो भी सवाल कर रहे हो आपके पास हो सकता है बुक में आंसर हो, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप टैली करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बहुत सही तरीका केवल यही है कि श्योर शॉट खेलो। और श्योर शॉट यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई वो जहाँ जहाँ जा सकती है उन सारी जगहों पर सेम टाइम पर पोस्ट करके अपने माइंड को फ्री करो कि बार बार क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा। क्लियर, ये होती है सही स्ट्रैटेजी। एंट्रेंस फीस की मैं अगर बात करूं तो ये मेरी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है, हम बार बार एंट्री देते रहेंगे और रिसीव करते रहेंगे। तो इसको मैं यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट साइड में दिखा दूंगा 450 रुपीज़। फिर इसके बाद लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है। जो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है वो आपके जो है कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं, राइट। वो कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं, उनको ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएगा, उनको ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, राइट। आप चेक कर सकते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया होगा। क्लियर, लाइफ मेंबरशिप फीस, राइट।
कितने का है? 2500 का है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मैंने पोस्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसको मैं सिंपली इनकम एक्सपेंडिचर में रिसिप्ट साइड में दिखा सकता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ₹250। इज दैट ओके? आगे देखिएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में कंसीडर करते हैं हम लोग, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर फॉर ₹150। अब सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब ये कोई क्लब है, स्पोर्ट्स वगैरह का क्लब होगा, तो इनका ये भी काम होता है कि भाई स्पोर्ट्स के मटेरियल भी ये सेल कर दें, तो वो भी इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट काउंट होती है। आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर ₹300। ओके, अब आगे देखिए, पेमेंट साइड से सामान लेते हैं अपन। रेंट है आपका 2000 का, इसको आप पेमेंट में दिखाइए, ₹2000। फिर इसके बाद सैलरीज है 1200 की, इस पर 2 टिक लगे हैं, ये इंतजार कर रही है कि आप रिव्यू करें इसको, इसकी एडजस्टमेंट रिलेटेड नीचे जरूर होगी, क्योंकि हम ये पहले ही मार्क इसीलिए कर चुके हैं। कितने रुपए का है? 1200 रुपीज़ का है। जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट होता है टिक से पता चलता है, और उसको हम अमाउंट उसका अंदर लिखते हैं, फाइनल कॉलम में नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो इस पर 2 एडजस्टमेंट है, 2 टिक लगे हैं इसका मतलब। मैं नीचे एडजस्टमेंट में देखूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी साल के स्टार्टिंग की है, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की हो गई है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर मुझे माइनस करना है 200 रुपए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बचा अभी? 1000। फिर इसके बाद आपका जो है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कितनी है? 300 रुपीज, इसको मुझे ऐड करना है, तो अमाउंट कितना हो गया? 1300। देख लूं, 2 एडजस्टमेंट बताई थी, अभी तो मैंने एक ही की है, प्रीपेड सैलरी भी है, राइट? तो जल्दबाजी में लिख दिया अभी, तो 1300 मुझे यहाँ लिखना चाहिए। फिर इसके बाद देख लेता हूँ, प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर की प्रीपेड है 150, ये प्रीपेड प्रीवियस ईयर ऐड होना है, और प्रीपेड करंट ईयर माइनस होना है। करंट ईयर के एंड में प्रीपेड कितने की है? 250 की है ना, तो इसको माइनस करके कितना हो जाता है अमाउंट? 1200 रुपीज। क्लियर? ओके, अब देखिए इनकी पोस्टिंग भी हाल क्या करिए। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की सैलरी है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग करंट ईयर के करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखिए। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। कितने रुपए की है ये? इसको मैं जिगजैग कर देता हूँ जिससे आप बाइफरकेट कर सको अपनी अंडरस्टैंडिंग की, ये अलग है और वो चीज़ अलग है। तो आउटस्टैंडिंग मेरी सैलरी करंट ईयर की कितनी है? 300 रुपये। क्लियर? और ये जो है प्रीपेड प्रीवियस ईयर की कितनी है? 150। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स आ जाएगा। कितने की है? 150। फिर प्रीपेड करंट ईयर की 250 है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स में आ जाएगा। प्रीपेड सैलरी कितने की है? 250। इज दैट ओके अप टू दिस पॉइंट? अभी आगे देखते हैं कहां पर है हम? सैलरी पर। फिर इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर है। अच्छा एक बात सुनिए, फर्नीचर आपने परचेज किया, सैलरी की बात खत्म होगी, फर्नीचर की सुनिए। फर्नीचर आपने परचेज किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इसके लिए आप तुरंत चेक करिए नीचे फर्नीचर है कि नहीं आपके पास। नहीं है। अगर मैं एडजस्टमेंट को ढंग से देख पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि फर्नीचर यहाँ पर नहीं है। और अगर फर्नीचर मेरे पास एडजस्टमेंट में नहीं है और इस साल मैंने रिसीजन पेमेंट में दिख रहा है कि परचेज किया है, तो वो इस साल की मेरी असेट्स बन रहा है, वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। राइट? फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। कितने रुपए का है? 3000 का। अगर इस पे कोई डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन होगी तो वो लेस करके मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड।
वो फिर देखना पड़ेगा कि मैंने फर्नीचर खरीदा कब है तब तक की, और नहीं देगा डेट तो मैं मानूंगा कि साल के स्टार्टिंग में खरीद लिया, पूरे साल की डेट लगा दूंगा, या फिर साल के बीच में खरीद लिया 6 महीने की लगा दूंगा, वो डिपेंड करेगा, वो तो आगे की बात है। यहाँ तो खैर केवल परचेज और फर्नीचर दिया तो मैंने उसको असेट्स मान लिया, नीचे डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कंसीडर नहीं किया। और सुनो, क्योंकि मैंने इस साल खरीदा है तो मैंने करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाया है, क्योंकि इस साल खरीदा है वो इस साल की असेट्स बनाए। और सुनो, अगर मान लो एडजस्टमेंट में फर्नीचर हमारे पास नहीं होता, यहाँ नीचे फर्नीचर नहीं दिखाया होता, लेकिन रिसीव्ड पेमेंट में यहाँ पर सेल में दिखाया होता कि सेल ऑफ फर्नीचर, तो सेल ऑफ फर्नीचर की केवल इन्फॉर्मेशन होती तो हम क्या करते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन होती तो इसका मतलब ये होता है करंट ईयर में मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ, इसका मतलब फर्नीचर मेरे पास पहले से था इसलिए मैं बेच रहा हूँ। तो जो फर्नीचर मेरे पास मैंने इस साल बेचा है वो मेरे पास पहले से था, उस फर्नीचर को मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाता। पहले कहाँ दिखाता? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। क्लियर? और सेल ऑफ फर्नीचर करने से मतलब उसकी कॉस्ट को ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट्स में दिखाता, और सेल ऑफ फर्नीचर को करने से कोई फायदा या नुकसान होता तो उसको मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाता। समझ रहे हैं आप? और अगर फर्नीचर सेल हो गया तो जो फर्नीचर सेल हो गया उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो। ठीक है? मैंने बात जितनी इसमें दी है उससे ज़्यादा 2-3 चीज़ें उसमें जोड़कर आपको समझाई हैं। जो दिया है वो तो करवा दिया, आपको पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं कि और क्या क्या हो सकती हैं। समझने की कोशिश कीजिए साथ में। आगे देखिए, इन दिस कहाँ पढ़ते हैं हम? परचेज ऑफ फर्नीचर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दिया है। ये तो ओपनिंग है, राइट? ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये है। ये भी थोड़ा सा बड़ा जरूरी है एस्पेक्ट, इस पर भी थोड़ी बात बोलनी चाहिए कि बड़ा फोकस्ड होके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि 3 या 6 हो जाते हैं, राइट? हम लोग सब जानते हैं 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, लेकिन जब हम पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में तो वो 3 या 9 की जगह 3 या 6 हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचना है, राइट? तो हमें मालूम है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख दिया, राइट? तो फर्नीचर 3000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में लिखना है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, वेजेस एक्सपेंडिचर में दिखाइए कितने की है? 1800। फिर इसके बाद क्या है? बैट बॉल। बैट बॉल एक्सपेंडिचर में दिखाने चाहिए या असेट्स होगा? ये कौन है? क्लब है। अभी डिपेंड करता है कि बैट बॉल इसका जो है एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल दिखा रहा है और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है तो एक्सपेंडिचर में दिखा दो, राइट? देखो इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, राइट? स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर? तो स्पोर्ट्स मटेरियल है ये, बैट बॉल वगैरह खरीदना, तो बैट बॉल का आप इसको ये भी मान सकते हो कि साहब बैट बॉल इस साल मैंने खरीद ली, अब बैट बॉल का ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में दिखा दो इसको, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। या फिर आप बैट बॉल को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो कि साहब जितनी बैट बॉल मैंने खरीदी वो इस साल के लिए खर्च हो जाएंगी, राइट? तो डिपेंड करता है कि इसमें आपका परसेप्शन क्या है। आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकते हो और या फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक मान के असेट्स में भी दिखा सकते हो, ठीक है? यूजुअली तो जैसे बैट बॉल वगैरह है या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है तो वो जितना कंज्यूम हुआ इस साल वो हमें दिखाना होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन जो दी है उस हिसाब से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बैट बॉल या स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा कंज्यूम कितना हुआ है, राइट? कंज्यूम कैसे निकालते हैं कोई सा भी हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना मैंने परचेज किया माइनस जितना मेरे पास साल के एंड में रह गया क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेरा कंज्यूम्ड होता है और वो कंज्यूम्ड मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन दोनों हो गए, मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक भी मान सकता हूँ और मैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा सकता हूँ। आंसर मेरे दोनों तरीकों से अलग आएंगे, फाइनल बैलेंस शीट मिल जाएगी और वो सही मानी जाएगी क्योंकि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ विद द लॉजिक और मैं नोट भी लिखूंगा इसका, क्लियर? तो जो आपको अच्छा लगे, हो सकता है बुक में एक्सपेंडिचर में दिखाया हो, राइट? तो आप इसमें बैट बॉल को क्लोजिंग स्टॉक मान लेता हूं, अभी मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देता हूं स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है? बैट बॉल कितने की है? 1500
00, ठीक है। और पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर, ये तो रेगुलर आते हैं हमारे पास, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो। पीरियडिकल लिख देता हूँ, पीरियडिकल कितने रुपए का है? 700, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है मेरे पास 600 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में जाना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इस बात। और दैट इज फॉर 600। अभी आगे देखिए, समझिए, ये तो कहानी हमारी, सब इंफॉर्मेशन हम यूज कर लिया उसका, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गई। देखो, सब्सक्रिप्शन डील हो गई, दोनों एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों एडजस्टमेंट डील हो गई, इन्वेस्टमेंट वेट कर रहा है, बिल्डिंग वेट कर रही है, और मेरे को इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, टिक पहले लगे हुए हैं, वो अपने आप बोल रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट वो है जिन पे टिक लगे हैं जिनसे रिलेटेड आइटम ऊपर मौजूद नहीं था, तो इसको मुझे डील करना रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग भी मेरे पास इतना ही था और क्लोजिंग भी मेरे पास इतना ही है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाना है विद द सेम अमाउंट। बिल्डिंग देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000 की है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी है? 1800 रुपए की है। कितने रुपए कम हो गए बिल्डिंग में? 200 रुपए। तो जो 200 रुपए बिल्डिंग में कम हो गए वो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दीजिए उसको, डेप ऑन बिल्डिंग कितने रुपए? 200 रुपए। इज दैट ओके? ये बात खत्म हो गई। अब इसके बाद फटाफट कैलकुलेशन करिए कैलकुलेटर से, राइट? क्या आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस कितना आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट का जो डिफरेंस होगा एसेट्स में से लायबिलिटी घटाकर, वो मेरा कैपिटल फंड माना जाएगा, राइट? डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं उसको। इसके एसेट साइड का टोटल कितना हुआ? 5 और 2 7, 7,900, 8,200 हो गया। 8,200 में से 600 घटा दो, 7,600 हो गया, ठीक है। अब ये 7,600 मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखूंगा इसको, राइट? कहाँ लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिखूंगा। तो इसका अमाउंट 7,600। अब ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर वेट कर रहा है, इसको भी संतुष्टि दो। इसके क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का लेस करो। क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 7,800। 7,800, 71 and 478, ठीक है। अभी ये डेबिट का टोटल 3,200, 5,000, 5,900, 5,900, दैट इज 1,900। Yes, sir. 1,900 बचा बैलेंस। Yes, sir. तो ये आ गया आपका टू सरप्लस, कैरी डाउन। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता उसमें से क्रेडिट घटाते तो वो आ जाता डेफिसिट, राइट? और सरप्लस आया है तो कैपिटल फंड में मुझे ऐड करना है। डेफिसिट आती है तो कैपिटल फंड में से मुझे लेस करनी होती है। मैं ऐड कर दे रहा हूँ, बताइए कितने का सरप्लस है? 1900। तो अभी कितना हो गया ये? 9,500। Yes, sir. 9,500 ये ऐड कर दीजिए, बैलेंस शीट का टोटल लगाइए फटाफट, कितना बन जाएगा? ये हो गया 1,800, 624, 12,650. बोथ द साइड चेक प्लीज। 12,650, 750 and 3,000, 4,750, 4,750 and 1,500. Please give me the calculator if someone has manual. ये आपका 750 प्लस 4,500 प्लस 5,600 प्लस 180, Same. So yeah, same. 12,650. Is it okay? Yes. So this is what a complete numerical is.
right? This is a complete numerical for not-for-profit firms, in which you are not only supposed to prepare the income expenditure account, but also you had the information for preparation of opening balance sheet, and along with that closing balance sheet also. Opening balance sheet why is prepared? To find out the capital fund, right? The capital balance, which is to be transferred to the closing balance sheet, and then any surplus coming from preparation of income expenditure shall be added to capital fund, or any deficit comes from income expenditure shall be deducted from the capital fund, right? Then the total is to be agreed from the closing balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट हमें हेल्प करती है कैपिटल फंड कैलकुलेट करने में, राइट? तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है, कंप्लीट पैकेज है. इसको आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, इससे रिलेटेड सवाल करो. देखेंगे आगे कुछ अच्छा सवाल होगा तो उसको इसमें और एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सोल्व करेंगे, राइट? दैट विल हेल्प यू फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग इन दिस. टेक्निकल थोड़ा उसमें डिस्कशन होगा. थैंक यू सो मच फॉर नाउ.